तो हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 13 पर, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल ने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया कि कैसे हम अपने गोल को मैनिफेस्ट करें, कैसे हम उसे लिखें और फिर कैसे धीरे धीरे उसको जब आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कितनी नॉलेज चाहिए होगी, हमें कितनी विजुअलाइजेशन चाहिए होगी, कितनी इमेजिनेशन चाहिए, कितना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर चाहिए, कितने लोग हमें आसपास चाहिए, कितना मास्टरमाइंड चाहिए। तो सब उन्होंने डिटेल में हमें अभी तक बताया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जो सेक्सुअल पावर है उसको कैसे हम अपनी एनर्जी को कैसे हम सक्सेस की तरफ मोटिवेट करें, कैसे उसको कन्वर्ट करें, कैसे ट्रांसम्यूट करें। फिर उन्होंने हमें ये बताया कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है कि किस तरह से एक्ट करता है और जो हम चाहते हैं वो हमें दिलाकर रहता है। तो हमने ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो जो आज का चैप्टर है वो उसी से रिलेटेड है। अगर आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझना है तो लास्ट वाले चैप्टर को एक बार मेरे वीडियोस पर देख सकते हैं। और आज का जो चैप्टर है वो ब्रेन है। इसमें भी नेपोलियन हिल ने हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को और हमारे मस्तिष्क कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है, उसके बारे में और डिटेल में बताया है। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 13, ब्रेन। मन, जो इसका इंग्लिश में रूपांतर है वो है ब्रेन, क्योंकि इन्होंने मन किया है, जो होना चाहिए था वो मस्तिष्क होना चाहिए था। तो इसका आगे पढ़ते हैं, विचारों का प्रसारण और प्राप्त करने वाले स्टेशन। तो जो हमने लास्ट में जो चैप्टर छोड़ा था वो यहीं पर छोड़ा था कि कैसे फ्रीक्वेंसी, जो जब हम कोई विचार अपने दिमाग से पैदा करते हैं, जो हमारा विचार है वो जब फीलिंग में उसके संग कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस बनती हैं। तो वो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन जब जाती हैं यूनिवर्स में जाती हैं, वो ऊपर जब हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और वो जब हम अपना विचार विद फीलिंग वो जब ऊपर निकलता है, एनर्जी बनकर जब ऊपर निकलता है, तो ऐसी जो चीज जो हमें चाहिए वो भी एक एनर्जी है। तो जब उन दोनों को मिलता है तो वो फ्रीक्वेंसी मैच कहते हैं और वो हमारी तरफ फिर अट्रैक्ट हो जाता है। तो विचारों का प्रसारण प्रसारण और प्राप्त करने वाले स्टेशन, तो वो यही बोल रहे हैं कि कैसे हम अपने विचारों का प्रसारण करें और कैसे वो हम अपनी फ्रीक्वेंसी को उस वाले मैच करें जहां पर वो उसका स्टेशन है, जहां पर उसको जाना है। दौलतमंद बनने की ओर 12वां कदम है। तो आज ये 12th स्टेप है रिच बनने के लिए। लेखक स्वर्गीय डॉक्टर एलेक्जेंडर ग्राहम बेल और डॉक्टर एल्मर आर गेट्स के साथ काम कर रहा था। उस समय लेखक ने यह विचार किया कि हर मानवीय मन विचार के कपाड़ का प्रसारण और प्राप्त करने वाला स्टेशन होता है। तो उन्होंने, जो ये दो लोग हैं उनके द्वारा, इन्होंने इनके संग नेपोलियन हिल काम कर रहे थे, तब उन्होंने ये समझा कि जो हमारा जो विचार है वो एक फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, उसमें से एक फ्रीक्वेंसी निकलती है और जब वो किसी दूसरे विचार, जिस चीज से आप चाहते हो उससे मिल जाती है, तो वो बन जाता है हमारा मैनिफेस्टेशन, पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जिस फ्रीक्वेंसी से हम वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि हम हमेशा वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जो हमारी फीलिंग है वो ही हमें मिल रहा है। अगर मान लीजिए आज मैं बहुत दुखी हूं, तो वो हम क्या दुख वाली फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास कोई नहीं है इंसान, मैं किससे बात करूँ, क्या करूँ। तो वो जो वाइब्रेशन हमारी ये निकल रही है और वो वही जो एनर्जी है वो हमारी उस फ्रीक्वेंसी से जाकर मैच कर रही है जहां वो ये देख रही है कि कोई नहीं है मेरे पास, मैं बहुत दुखी हूँ। तो वो दुख वाले स्टेशन पे जाकर मैच हो गई, उसका स्टेशन मिल गया। और फिर उस सबकॉन्शियस माइंड को ये समझ में आया, यूनिवर्स को ये समझ में आया कि ये दुखी है, इसको और दुखी कर दो। तो वो और परिस्थितियां ऐसी पैदा करेगा कि आप दुखी होते रहेंगे, क्योंकि आप उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हो, तो आपके पास सिचुएशंस भी वैसी आ रही हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस फ्रीक्वेंसी से आप वाइब्रेट करोगे आपका जीवन वो ही होगा। इसलिए किसी पर इल्जाम लगाना नहीं चाहिए कि मेरा जीवन इसकी वजह से खराब हो गया या उसकी वजह से खराब हो गया। जिस फ्रीक्वेंसी से हम वाइब्रेट करते हैं वो ही चीज हमें मिलती चली जाती है, यूनिवर्स हमें वो ही देता चला जाता है। रेडियो प्रसारण सिद्धांत की तरह ही हर इंसान का मन भी दूसरे मन द्वारा प्रसारित किया जा रहे विचार संवेग को पकड़ने में सक्षम होता है। अब जैसे रेडियो, रेडियो क्या होता है, हम आप 92.7 एफएम लगाते हैं, तो जो
जो उस पर उन्होंने फ्रीक्वेंसी पर जो चीजें मैच करी होती हैं, जो गाने मैच करे हैं या जो भी उनका प्रोग्राम है, वो उस फ्रीक्वेंसी पर मैच हो जाता है और फिर आपको वो चीजें सुनाई देने लगती हैं। ऐसे ही दो लोगों के बीच में भी फ्रीक्वेंसी का मैच हो सकता है कि आप जैसे मदर को बहुत जल्द अपने बच्चे की फ्रीक्वेंसी का पता चल जाता है, अगर वो बीमार है या उसकी या फिर वो बहुत खुश है या बहुत दुखी है, तो मदर को एकदम पता चल जाता है, क्योंकि मदर की जो वाइब्रेशन है वो उस पर्सन के अपने बच्चे के वाइब्रेशन से मैच हो जाती है। इसलिए दो लोगों के बीच में भी ऐसा कनेक्शन हो जाता है, या आप जिससे कभी प्रेम करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन भी आपको समझ में आने लगती है, उसका दुख आपको समझ में आने लगता है, उसकी खुशी आपको समझ में आने लगती है। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशन है वो मैच होने लगती है। पूर्व के पैराग्राफ में दिए गए व्यक्तित्व के संदर्भ में कल्पना वाले अध्याय में बताए गए रचनात्मक कपड़ों के वर्णन की तुलना करें और उन पर विचार करें। रचनात्मक कल्पनाशील मन का रिसीविंग सेट है, जो हमारा जो मन है वो रिसीविंग सेट है, जिसके द्वारा यह उन विचारों को प्राप्त करता है या यूं करें ग्रहण करता है जो दूसरे व्यक्ति के मन द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। यह संचार का यह वह माध्यम है जो किसी इंसान के तार्किक मन और उन चार स्रोतों को जोड़ता है जहां से इंसान विचारों की प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। तो जो हमारा मन है, अगर कोई पर्सन है हमारे घर में, जैसे मान लीजिए मेरा हस्बैंड आया घर में, तो मुझे उसकी वाइब्रेशन से पता चल जाता है कि आज ये दुखी है या आज ये खुश होकर आए हैं। ऐसी घर में वाइफ है तो हस्बैंड को उसकी शक्ल देखकर समझ में आ जाता है, क्योंकि उसकी जो वाइब्रेशन है कि ये आज ये दुखी है या आज ये चिड़ी हुई है या ये आज मुझ पर गुस्सा होने वाली है। तो इस तरह से हमें दूसरे की वाइब्रेशन से ही समझ में आ जाता है कि उसकी मनोस्थिति क्या है, क्योंकि ये जो वाइब्रेशन है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि एक दूसरे से कनेक्शन भी बना लेती है। जब इसे प्रेरित किया जाए या जब वह कंपन के उच्च दर पर कार्य कर रहा है, तो वह मन बाहरी स्रोतों के द्वारा इस तक पहुंचने के विचारों को ग्रहण करने के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है। कंपन की उच्च दर सकारात्मक भावनाओं या नकारात्मक भावनाओं द्वारा घटित होती है। भावनाओं के द्वारा विचार के कंपनों को बढ़ाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा है कि जिस फ्रीक्वेंसी से हम वाइब्रेट करेंगे, कंपन मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से हम वाइब्रेट करेंगे, उतना ही हमारा मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होगा। और अगर हमारा नकारात्मक वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, अगर हम फियर, गिल्ट, जो उन्होंने नकारात्मक पिछले चैप्टर में बताए थे, जो हमारे भाव होते हैं, जिसमें ईर्ष्या होती है, सैडनेस होती है, जिसमें एंगर होता है, जिसमें बहुत ही परेशानियों की चीजें होती हैं, तो जिस भी लोअर फ्रीक्वेंसी में फियर है, डर है, तो जो भी फ्रीक्वेंसी में हम वाइब्रेट करते हैं, तो वो ही फ्रीक्वेंसी से हमें चीजें मिलती हैं। और जब हम बहुत हायर फ्रीक्वेंसी, मतलब जैसे लव है, ग्रैटिट्यूड है ना, फॉरगिवनेस है और सेक्स की भावना है, तो जब हम हायर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं तो हमें वो चीज जल्द प्राप्त हो जाती है, और वो चीज जो मैनिफेस्टेशन है वो हमें एक्यूरेट वो ही मिलती है जो हमें चाहिए होता है। और लोअर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे तो कुछ का कुछ होने लगता है लाइफ में। जहां तक गहनता व प्रेरक शक्ति का संबंध है, सेक्स का भाव मानवीय भावनाओं की सूची में सबसे शीर्ष पर रहता है। वह मन जो सेक्स के भाव को प्रेरित होता है, बेहद तीव्र गति से कार्य करता है, जबकि इस प्रेरणा के अभाव में उसकी तीव्र गति का कार्य नहीं कर पाता है। तो जब हमारी जो सेक्स की भावना बहुत स्ट्रांग होती है, एक होता है कि सिर्फ हमें कुछ भी चाहिए, लेकिन हम जो उन्होंने बताया था कि जब सेक्स की भावना प्रेम में हो, तो वो प्रेम के संग जब सेक्स की भावना जब बहुत स्ट्रांग होगी, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बहुत हाई होती है, और वो जल्द ही हमारे मैनिफेस्टेशन गोल्स को पूरा करती है। सेक्स रूपांतरण के परिणाम विचारों की उस सीमा तक वृद्धि होती है जब रचनात्मक कल्पनाशीलता विचारों के प्रति उच्च संवेदनशीलता हो जाती है। दूसरी ओर, जब मन तीव्र दर पर कार्य कर रहा होता है, तो वह न सिर्फ दूसरे मन द्वारा प्रसारित किया जा रहे विचारों का को आकर्षित करता है, बल्कि यह उसे अपने खुद के विहकारों को भी यह वह भावना प्रदान करता है जो अनिवार्य है। इसलिए जब इससे पहले कि इन विचारों को पकड़ा जाए और अंतर्मन द्वारा इस पर कार्य किया जाए, तो क्या है, जब हम उस भावना को, जो सेक्स की भावना है, उसको हम उसमें अपने उसमें कन्वर्ट कर देंगे, जब उसको ट्रांसम्यूट कर देंगे, किसमें, उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करेंगे अपनी पावर में, तो वो पावर से हम हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होंगे,
और हायर फ्रीक्वेंसी से हमारी चीजें मिलने लगेगी और दूसरे के मन की भावना भी हमें और ज्यादा पता चलने लगेगी। अंतर्मन मन का प्रसारण करने वाला स्टेशन है जिसके द्वारा विचार के कंपन प्रसारित किए जाते हैं। रचनात्मक कल्पनाशीलता वह ग्रहण करने वाला स्टेशन है जिसके द्वारा विचार ऊर्जा पकड़ी जाती है। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या है, उससे वाइब्रेशन निकली जिसके द्वारा विचार, फ्रीक्वेंसी निकली और फ्रीक्वेंसी से हमारा विचार ऊपर गया, है ना। और रचनात्मक कल्पनाशीलता वह ग्रहण करने वाला सेट है जिसके द्वारा विचार ऊर्जा पकड़ी जाती है। और जो हम विजुअलाइज करते हैं, जो हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन होती है, उससे हम विचारों को पकड़ लेते हैं। अंतर्मन के महत्वपूर्ण तत्वों और रचनात्मक कल्पनाशीलता के अलावा जो आपके मानसिक प्रसारण मशीनरी के प्रसारण व ग्रहण सेट हैं, आइए अब हम आत्म सुझाव के सिद्धांतों पर विचार करें जिसके द्वारा आप अपने प्रसारण स्टेशन में काम ले सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें बताई हैं कि आपको एक तो अच्छा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, आपकी हायर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, आपका विजुअलाइजेशन अच्छा होना चाहिए और आपके जो एफर्मेशन है, मतलब आत्म सुझाव, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। आत्म अभी सुझाव मैं पढ़ू दीदी आगे। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए मैम। आत्मा सुझाव वाले अध्याय में बताए गए निर्देशों के द्वारा आपको वह तरीका निश्चित रूप से मालूम होगा जिसके द्वारा इच्छा को इसके आर्थिक संतुलन में रूपांतरित किया जा सकता है। आपके मन प्रसारण स्टेशन की प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से आसान है जब आप अपने प्रसारण स्टेशन यानी अंतर्मन, रचनात्मक कल्पनाशीलता और आत्म सुझाव यानी अंतर्मन, रचनात्मक कल्पनाशीलता और आत्म सुझाव का प्रयोग करना चाहे तो आपको सिर्फ 3 सिद्धांतों को ही दिमाग में रखना है तथा लागू करना है। जिन प्रेरकों के द्वारा आप इन 3 सिद्धांतों को कार्य रूप में बदल सकते हैं उनका वर्णन किया जा चुका है और वह तरीका इच्छा से शुरू होता है। महानतम शक्तियां अमूर्त होती है। तो आपको समझ में आया वही कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे एक्टिवेट करने के लिए पहले तो हायर फ्रीक्वेंसी में हमें वाइब्रेट करना होगा। उसके बाद हमें अच्छी कल्पनाशीलता, मतलब बहुत जो रचनात्मक कल्पनाशीलता, मतलब बहुत क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करना होगा। और उसके बाद हमें एफर्मेशन का भी सहारा लेना होगा, तब हमारा ये सब जाकर गोल मैनिफेस्ट होगा। और पॉजिटिविटी की तरफ रहना पड़ेगा, नेगेटिव बातों को छोड़ना होगा। कई युगों से इंसान अपनी शारीरिक इंद्रियों पर बहुत आदि आदि निर्भर रहा है और उसे अपने ज्ञान को शारीरिक या भौतिक वस्तुओं पर तक सीमित कर लिया है जिन्हें वह देख सकता है, छू सकता है, तोल सकता है और माप सकता है। जब हम सभी युगों के महानतम आश्चर्य में प्रवेश कर रहे हैं, एक ऐसे युग में जो हमें अपने चारों तरफ से संसार में अमूर्त शक्तियों के बारे में कुछ सिखाएगा। शायद इस युग से गुजरने पर हम सीख जाएंगे कि दूसरा आत्म शारीरिक आत्मा से अधिक शक्तिशाली होती है जिसे हम हर दिन दर्पण में देखते हैं। कई बार लोग अमूर्त वस्तुओं के बारे में हल्के-फुल्के अंदाज में बात करते हैं, उन चीजों के बारे में जिन्हें वे अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से पहचान नहीं सकते, परंतु हमें यह पता होना चाहिए कि हम सभी उन शक्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो अदृश्य और अमूर्त है। तो हम कहीं से कंट्रोल हो रहे हैं ना, जो अदृश्य है। उसके बाद हमें ये बोल रहे हैं कि शायद आगे के समय में हमें ये पता चल जाएगा कि हम सीख जाएंगे कि दूसरा आत्म शारीरिक आत्म से अधिक शक्तिशाली होता है, जिसे हम हर दिन दर्पण में देखते हैं कि हमारा जो सेल्फ है वो ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जिसे हम अपने दर्पण में देख रहे हैं, हम खुद को देख रहे हैं, तो वो सबसे शक्तिशाली है। ये धीरे धीरे हमें आगे के युगों में भी पता चलता चला जाएगा। पूरी मानवीय जाति में इतनी शक्ति नहीं है कि वह समुद्र की लहरों में लिपटी हुई अमूर्त शक्ति का सामना कर या उसे नियंत्रित करे। इंसान में गुरुत्वाकर्षण की अमूर्त शक्ति को नियंत्रित करने की शक्ति की बात तो दूर सहने की क्षमता भी नहीं है, जो इस छोटी सी धरती को अंतरिक्ष में झुलाए हुए है और इंसान को इससे गिरने से रोक रही है। इंसान पूरी तरह उस अमूर्त शक्ति के सामने असहाय है जो तूफान के साथ आती है। जिस तरह वह बिजली गिरने की अमूर्त शक्ति की उपस्थिति में असहाय होता है। तो यह अदृश्य और अमूर्त वस्तुओं के संबंध में इंसान के अज्ञान का अंत नहीं है। वह धरती की मिट्टी में लिपटी अमूर्त शक्ति को नहीं समझ पाता। वह शक्ति जो उसे अपने द्वारा खाए खोज
जाने वाले भोजन का हर निवाला देती है, उसके द्वारा पहले जाने वाले हर कपड़ा देती है, उसकी जेब में रखा हर डॉलर देती है। तो वो कह रहे हैं, ये भगवान के बारे में बोल रहे हैं कि एक कोई शक्ति है जो कि हमें सब कुछ दे रही है, सब कुछ हमें दे रही है, वही सब लहरों को नियंत्रण कर रही है, वो ही सारे हमारे जो अंतरिक्ष है उसको नियंत्रण कर रही है। तो एक शक्ति है कोई जो कि सारा कुछ ये कर रही है। मन की नाटकीय कहानी। अंतिम परंतु महत्वपूर्ण बात, इंसान अपनी डींग होंकने वाली संस्कृति और शिक्षा के बावजूद विचार अमूर्त शक्ति, जो अमूर्त शक्तियों में महानतम है, के बारे में बहुत कम या बिल्कुल नहीं समझ पाता है। वह शारीरिक मन और इसकी जटिल मशीनरी की बृहद नेटवर्क के बारे में बहुत कम जानता है, जिसके द्वारा विचार की शक्ति को इसके भौतिक रूप में बदला जाता है। परंतु जो अब हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहा है जिससे जिससे इस विषय पर उसे ज्ञान मिल सकेगा। वैज्ञानिकों को ध्यान अब उस आश्चर्यजनक वस्तु के अध्ययन की ओर गया है जिसे मन कहा जाता है। हालांकि अभी वे अपनी अध्ययनों की आरंभिक अवस्था में है, परंतु उन्होंने यह जान लिया है कि मानवीय मन का केंद्रित स्विचबोर्ड, उन लाइनों की संख्या जो मन की कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ती है, वे संख्या में उतनी है जितनी एक के अंक के बाद 15 शून्य जोड़ने के बाद आती है। अब वो बोल रहे हैं कि मानव का जो मन है, जो हमारा अंतर मन है, वो इतना स्ट्रांग है कि हमने उसे पहचाना नहीं है। अगर वो अपने अंतर मन को समझ जाए, सीख जाए, तो वो ये सब शक्तियों से भी परे हो जाएगा। जो जो भी ये चीज कंट्रोल कर रही है उसके पास भी हम, क्योंकि हमने बहुत कम परसेंटेज का हमने दिमाग को यूज करते हैं। आइंस्टाइन ही थे जिन्होंने बहुत ज्यादा अपने दिमाग का यूज किया था। बाकी हम लोग बहुत ही कम पार्ट को यूज कर पाते हैं, तो वो हमें जो इतनी सारी शक्तियां हैं जो हमारे अंदर हैं वो हमें पता ही नहीं चलती हैं। अगर हमें पता करना है तो हमें शक्तियां हमारे पास मतलब बेहिसाब है। वो कह रहे हैं कि इतनी है कि कितने भी शून्य लगा दो उतनी शक्तियां हैं हमारे पास। यह आंकड़ा इतना आश्चर्यजनक और विशाल है। शिकागो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सी जुडूसन हेरिक कहते हैं कि प्रकाश वर्ष के सैकड़ों मिलियन आंकड़ों की तुलनात्मक रूप से महत्वहीन होता है। यह निर्धारित किया जाता है कि मानवीय सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ये कितना बोला जाता है दीदी? 10 जीरो, टेन, हंड्रेड, अरब थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, हाँ, 10 मिलियन, पता नहीं कितने हो गए, ये तो बहुत ज्यादा हो गए। 10 अरब होंगे। 10 अरब से अरब हो गए, लेकर अरब, हाँ। 14 अरब वर्ष कोशिकाएं होती है, और हम जानते हैं कि वे निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होती है। यह व्यवस्था नहीं बेह, बेतरतीब नहीं होती है कि वे क्रमबद्ध रूप से जमी होती है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के हाल ही में विकसित तरीके की मिक्रो इलेक्ट्रोड से बेहद सूक्ष्म रूप से स्थिति कोशिकाओं का या फाइबर से एक्शन करंट निकला जाता है, उसे रेडियो ट्यूब द्वारा विस्तृत किया जाता है, और इसमें 1 वोल्ट के 10 लाख द के डाल लाख में हिस्से के अंतर रिकॉर्ड हो सकते हैं। 10 लाख मतलब में हिस्से में हाँ, मतलब इतना अंतर रिकॉर्ड हो रिकॉर्ड, हाँ, सकते हैं। इतना बड़ा ये हमारा ब्रेन का सब बारे में बता रहे हैं कि इतनी कोशिकाएं हैं, इतना उसमें अंदर फैला हुआ है मस्तिष्क में, इतनी सारी नर्व्स हैं, और उसमें इतनी मेमोरी स्टोर हो सकती है। अब हमारे ऊपर है कि उसमें हम कौन सी मेमोरी स्टोर करें, है ना। तो ये सब हम अपना, और जो हमारी मेमोरी के जो बने हुए हैं पुराने पैटर्न, उनको भी हटा सकते हैं, उनको भी हटाकर हम दूसरी चीजें उसमें डाल सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि कितना बड़ा ब्रेन का ये संरचना है हमारे। हम्म। सुपर पावर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है बहुत हमारे ज्यादा, पास दिमाग। बहुत ज्यादा है, जिसको हम यूज ही नहीं करते हैं एक्चुअल में ना। सही बात और है। वो यही कहा जाता है कि जितना आप नई नई चीजें सीखोगे ना, जितना आप नए नए चीजों में दिमाग लगाओगे, तो आपका जो ये जो दिमाग है वो उतना ही तेजी से काम करने लगता है। जो आप एक ही काम को करते रहोगे तो वो कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है आपके दिमाग का। तो जितनी चीजों में आप नया दिमाग लगाओगे, नई नई चीजें सीखोगे, तो उतना ही अच्छा होता है। आपको अपना पैटर्न बदलना है, जो पैटर्न से चल रहे हो उससे हटके जो नई चीज सीख सकते हो ना, नई चीज में जितने जिसमें दिमाग का यूज है, तो आपका दिमाग शार्प होता है बहुत ज्यादा। जितना चाकू को घिसते हैं और शार्प हाँ होता है, हाँ, वैसा ही है ये। वैसा ही सेम हमें ब्रेन के साथ करना है कि उसे घिसना है।
क्योंकि उसका काम में लेना है। हम काम में ही नहीं लेते, हम क्या कर रहे हैं, आप अपना जो रोजमर्रा का काम है, अपना जॉब पे जा रहे हैं तो वही करके आ जा रहे हैं, फिर अपना खाना बना ले रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, बच्चों को देख ले रहे हैं, बस सो जा रहे हैं और उठ जा रहे हैं, है ना। तो बस वही क्रिया कर रहे हैं। तो आप कुछ नया करिए, कुछ हो सकता है कि आज स्विमिंग के लिए चले जाइए, या आज आप बैडमिंटन खेल लीजिए, या आज आप कुछ ड्राइंग पेंटिंग कर लीजिए, डांस कर लीजिए, कुछ नई चीज करिए, कोई सुडोकू खेल लीजिए। तो मतलब कुछ चीज, चेस खेल लीजिए, कुछ भी नया जब आपके दिमाग को मिलता है ना, तो उसका वो ब्रेन शार्प होता है। यह असंभव लगता है कि इतनी जटिल मशीनरी के इस तरह के नेटवर्क का एकमात्र प्रयोजन सिर्फ शरीर के विकास और रख रखाव के शारीरिक कार्य करना ही होगा। क्या यह संभव नहीं है कि जो सिस्टम बिलियनों मन कोशिकाओं को एक दूसरे के साथ संप्रेषण का माध्यम करता है, वही सिस्टम अन्य अमूर्त शक्तियों के साथ भी संप्रेषण का माध्यम बन सकता है। तो द जो न्यूयॉर्क हमारी टाइम अंदर जो एक अपने आपस में जो ध्यान रख रहा है, ऐसे ही ये जो हमारा ब्रेन है वो ऊपरी, मतलब जो यूनिवर्स है उससे भी कांटेक्ट करता है, उससे भी कांटेक्ट करने का उसमें पावर है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस सांप्रदायिक प्रकाशित किया, इसे यह छापा था कि एक अंडे विश्वविद्यालय में मानसिक क्षेत्र के एक विशेषज्ञ शोधकर्ता संगठित शोध कर रहे हैं, जिसके निष्कर्ष इस अध्याय और इसके बाद के अध्याय में बताए गए विचारों के समान ही है। संपादक ने डॉक्टर राइन और ड्यूक यूनिवर्सिटी के उनके सहयोगियों के काम पर संक्षिप्त में विश्लेषण किया। टेलीपैथी का क्या बला है। हम्म। एक महीने पहले हमने यह पृष्ठ पर ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राइन और इसके सहयोगियों के कुछ उल्लेखनीय परिणाम उद्धृत किए थे, जिन्होंने टेलीपैथी का क्लियर वायलिन क्लियर वायरलेस की उपस्थिति निर्धारित करने के लिए 1 लाख से भी अधिक परीक्षण किए। यह परिणाम हार्पर्स मैगजीन में पहले 2 लाखों के संक्षिप्त रूप से दिए गए हैं। दूसरे में जो अभी प्रकाशित हुए हैं, लेखक एक राइट्स अनुभूति के अतीन्द्रिय स्तरों की निश्चित प्रकृति के बारे में इस अध्याय में निष्कर्षों को संक्षेप में देने का प्रयास करते हैं। राइन के प्रयोगों का परिणाम है कि टेलीपैथी और क्लियर वॉइस की वास्तविक उपस्थिति अब कुछ वैज्ञानिकों को बेहद संभव लगती है। कई अनुभूतिकर्ताओं से यह पूछा गया कि वे किस विशेष पैक में रहे हुए कुछ पत्तों के नाम बिना उन्हें देख बताए। बक, बकरीबन एक तकरीबन। दर्जन पुरुषों हम्म। तकरीबन एक दर्जन पुरुषों और महिलाओं को पहचान लिया गया, जो नियमित रूप से उन पत्तों को सही सही बता देते थे, जबकि इस बात की कई मिलियन संभावनाएं में से एक भी संभावना नहीं थी कि उन्होंने ऐसा किस्मत से या संयोगवश किया हो। तो कैसे हमारा ब्रेन काम करता है, कि कैसे उन्होंने बिना देखे पत्तों को बता दिया। तो ये सब टेलीपैथी, हमारी टेलीपैथी, हमारा जो ब्रेन का काम बता रहे हैं कि कई चीजों को हमें पहले से ही आभास हो जाता है। कई चीजों को आपने सोचा होगा, या हमारी अंदर से गट फीलिंग या आभास, जो आभास होता है या गट फीलिंग का हो, जो हमें एकदम पहले से बता देती है कि ऐसा होगा, और वाकई फिर वैसा होता है। तो ये क्या है, ये हमारा अंतर्मन ही तो है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही तो है जो हमें ये सब दे रहा है चीजें। हम्म। परंतु उन्होंने ऐसा किया कैसे? यह शक्तियां, अगर हम यह मान ले कि ऐसी शक्तियां का अस्तित्व होता है, इंद्रियगत प्रतीत नहीं होती, इसके लिए कोई ज्ञान मानवीय अंग नहीं है। चाहे उस कमरे के भीतर की बात हो या सैकड़ों मील दूर की बात हो, प्रयोगों के परिणाम उतने ही अद्भुत रहे। मिस्टर राइट का विचार है कि यह तथ्य इस बात को स्वीकार नहीं करते कि टेलीपैथी या क्लियर वॉइस रेडिएशन के किस भौतिक सिद्धांतों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। रेडियंट ऊर्जा से सभी घात स्वरूप दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। टेलीपैथी और क्लियर वॉइस के साथ ऐसा नहीं है, परंतु वे शारीरिक कारणों से उस तरह प्रभावित होते हैं जिस तरह हमारी अन्य मानसिक शक्तियां होती है। लोकप्रिय मान्यता के खिलाफ यह शक्तियां तब बलवान नहीं होती जब व्यक्ति सोया हुआ होता है या अर्धनिद्रा की अवस्था में होता है, बल्कि यह शक्तियां तब अपने चरम पर होती है जब व्यक्ति पूरी तरह जागृत अवस्था में होता है। राइन ने यह भी खोजा कि मादक द्रव्य हमेशा प्रयोगकर्ता के स्कोर को कम कर देते हैं, जबकि प्रेरक
पदार्थ हमें हमेशा बढ़ा देते हैं। सबसे विश्वसनीय प्रदर्शकता की स्पष्ट रूप से तब तक इच्छा अच्छा स्कोर नहीं बना सकते जब तक कि वे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन न करें। तो वो टेलीपैथी जो हमें इन्होंने बोला कि सोते समय से ज़्यादा हमें जो जागते मन में भी हमें समझ में आने लगता है ना? कभी-कभी आपने भी सबने देखा होगा कि हमें अपनी लाइफ में कि हमें बहुत सारी चीज़ें पहले से समझ में आ जाती हैं और वैसी ही होता है, वो वैसा ही होता है। तो ये सब क्या है? टेलीपैथी, हमारा अंतर्मन, जो हमारा अंतर्मन जो कहता है, हमारी गट फीलिंग जो कहती है, वो बिल्कुल सच हो जाती है और ये कोई साइंस भी प्रूव नहीं कर पाई है, ऐसा कैसे हो जाता है? तो ये सबकॉन्शियस माइंड का ही पावर है जो हमें सही चीज का डायरेक्शन पहले ही दे देती है और कई लोगों में तो ये बहुत स्ट्रांग फीलिंग देती है होती है क्योंकि उन्होंने डेवलप कर ली होती है। इसको भी डेवलप किया जा सकता है जब हम अपने अंतर्मन की भावना को बहुत समझ लेते हैं, उस पर अमल करने लगे तो वो और स्ट्रांग हमें डायरेक्शन देने लगती है और हमें समझ में आने लगता है। तो ये मतलब एक साइंस है, ये भी एक तरीका की कैसे हमें दूर बैठे, मतलब अगर हम पास में बैठे इंसान को तो समझ भी सकते हैं, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों के बारे में भी हमें टेलीपैथी हो सकती है कि उसके साथ ऐसा हो रहा होगा। राइट ने विश्वास के साथ यह निष्कर्ष निकाले कि टेलीपैथी और क्लियर वॉइस दरअसल एक ही प्रतिभा के दो स्वरूप है। जिस शक्ति के सहारे कोई व्यक्ति टेबल पर उल्टे रखे कार्ड को देख सकता है, उसी शक्ति के सहारे वह दूसरी व्यक्ति के दिमाग में मौजूद विचारों को भी पढ़ सकता है। इस विश्वास के पीछे कई कारण है। उदाहरण के तौर पर दोनों की प्रतिभाएं एक ही व्यक्ति से मिलती है, जो उन दोनों का स्वामी होता है, और यह दोनों की शक्तियां समान मात्रा में होती है। दोनों पर ही पर्दे, दीवार या दूरी का कोई असर नहीं होता। राइट इस निष्कर्ष से आगे जाकर यह अनुमान व्यक्त करते हैं कि अन्य अतीन्द्रिय अनुभव, भविष्यदर्शी स्वप्न, विनाश के पूर्वाभास इत्यादि भी इसी शक्ति का एक हिस्सा साबित हो सकते हैं। पाठक से ऐसा कोई आग्रह नहीं किया जा रहा है कि वह इन निष्कर्षों को स्वीकार करे जब तक कि उसे ये विश्वास न लगे, परंतु राइन ने तो प्रमाण इकट्ठे किए हैं कि वे प्रतिभाशाली हैं। क्योंकि अब कई लोग नहीं मानते हैं कि ऐसा किसी को होता है, ये प्रीमोनिशंस होने लगते हैं, किसी को पहले से पता चल जाता है कि ऐसा कुछ होगा। कई लोग तो अर्थक्वेक और ये सब चीजें भी पहले से पता चल जाती है, जैसे चिड़ियों को पता चल जाता है जब कुछ होने वाला होता है। ऐसे ही कई लोगों को भी पता चल जाता है, आभास हो जाता है कि कब कोई विपदा आने वाली है, प्राकृतिक आपदा आने वाली है। ऐसे कई लोग भविष्य बता देते हैं, है ना? कई लोग भविष्य बता देते हैं, किसी को स्वप्न आ जाता है कि ऐसा होएगा कुछ लाइफ में और वो वाकई ऐसा हो जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि हो सकता है, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी बात ये मानी जाए, पर ऐसा है और ऐसा प्रूफ भी हुआ है और कई लोगों के साथ हमने भी देखा है अपनी लाइफ में कि ऐसा कई लोगों को बहुत ज्यादा आभास हो जाता है पहले चीजों का। डॉक्टर राइन की इस खोज के से कि मन किन स्थितियों में अनुभूति के अतीन्द्रिय रूप से प्रतिक्रिया करता है, अब मैं उसके निष्कर्ष में वह बात जोड़ना चाहता हूँ कि जो मैंने और मेरे सहयोगियों ने खोजी है। हमने वह आदर्श स्थिति खोजी जिसके द्वारा मन को प्रेरित किया जा सकता है, ताकि छठी इंद्रिय, जिसके बारे में अगले अध्याय में वर्णन किया गया है, प्रैक्टिकल तरीके से कार्य कर सके। जिन स्थितियों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वे मुझ में और मेरे स्टाफ के दो सदस्यों के बीच का गठबंधन है। प्रयोग व अभ्यास के द्वारा हमने खोजा कि हमारे मन को किस तरह प्रेरित किया जाए। अगले अध्याय में बताए गए अदृश्य परामर्शदाता के सिद्धांत का प्रयोग करके, ताकि हम अपने तीन मन को एक कर दे और उन बहुत सी व्यक्तिगत समस्याओं का कोई सुझाव खोजे जो मेरे क्लाइंट मेरे पास लेकर आते हैं। अब उन्होंने यह कहा कि उन्होंने अपने मतलब सब अपने स्टाफ के साथ मिलके जो उनके सहयोगी थे, तो अपने सब तीनों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अंतर्मन को एक साथ किया और एक ही प्रॉब्लम पे फोकस किया कि तीनों को एक ही तरह का मतलब कोई सॉल्यूशन जल्द मिल जाए। यह तरीका बहुत आसान है। हम एक कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठते हैं, समस्या की प्रकृति को स्पष्ट रूप से बताते हैं और इस पर विचार करना शुरू कर देते हैं। हम एक के मन में जो विचार आते हैं वह उसे बता देता है। मन प्रेरणा की इस तरीके के साथ अद्भुत बात यह है कि यह हम प्रतिभागी को ज्ञानी के अनजान स्रोतों से संपर्क में ले आते हैं कि निश्चित रूप से उसे अपने अनुभव के बाहर बाहर के होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि सब मिलके अपने कॉन्शियस जो अपना जो कॉन्शियस माइंड है उसको जगा रहे हैं और उससे प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं। ये मतलब एक तरह का मेडिटेशन है कि सारे लोग मिलके जब एक ही चीज पर फोकस करते हैं तो वो फोकस बहुत तेज बढ़ जाता है, वो फोकस बहुत तेज हो जाता है। जब हम किसी को प्रेयर, अगर हम
कंबाइंड प्रेयर अगर हम सब किसी को भेजते हैं तो वो प्रेयर बहुत जल्द काम करती है। ऐसे उन्होंने कंबाइंड ये फोकस बताया कि कंबाइंड जब फोकस करते हैं तो कैसे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फटाफट निकल आता है। अगर आप मास्टरमाइंड वाले अध्याय में बताए गए सिद्धांतों को समझ चुके हैं, तो आप निश्चित रूप से रॉ रॉदत्तबल तकनीक को मास्टरमाइंड के प्रैक्टिकल प्रयोग के रूप में पहचान जाएंगे। 3 लोगों के बीच निश्चित विषयों और सद्भावनापूर्ण विचार विमर्श के द्वारा मन को प्रेरित करने का यह तरीका मास्टरमाइंड के आसान और सबसे प्रैक्टिकल प्रयोग प्रदर्शित करता है। इसी तरह की योजनाओं को अपनाकर और इसका अनुसरण करके इस फिलोसॉफी का कोई भी विद्यार्थी प्रसिद्ध कार्नेगी फॉर्मूले को सीख सकता है, जिसका संक्षिप्त वर्णन प्रस्तावना में किया गया है। अगर आपको अभी इस वक्त इसका कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस पृष्ठ पर निशान लगा ले और इसे बाद में तब पढ़े जब आप आखिरी अध्याय को खत्म कर ले। तो आज का चैप्टर इतना ही था। कल हम छठी इंद्रिया वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज का छोटा सा ही चैप्टर था। आज हमने ये जाना कि कैसे हमारा माइंड जो मस्तिष्क है कैसे काम करता है, कैसे उसको पहले से आभास हो जाता है चीजों का। अगर हम उस शक्ति को बढ़ाना भी चाहते हैं तो वो बढ़ भी सकती है अपनी शक्ति, जब हम अपने मन की बातों को सुनने की कोशिश करें। जब बैठते हैं ना, जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो जो हमारा मन कह रहा है, जब हम अपनी मन की बातों को सुनने लगेंगे तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हावी कम होता है और सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा काम करने लगता है। और हमें जो चीजों का एहसास पहले ही होने लगता है, हमें पहले ही हमारी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है और चीजों को हमें बहुत सारी चीजें पता भी लगने लगती हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जब हम अपने काम में कैसे प्रयोग करें इसका, जो भी हमारा स्टाफ है, जो भी हमारे कोलीग्स हैं, उनके संग बैठ के मेडिटेट करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को और बढ़ाएं। कोई भी प्रॉब्लम है तो बैठ के एक ही प्रॉब्लम पे बैठ के मेडिटेट करें और तो सॉल्यूशन अपने आप निकल आता है। तो कितना पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमने इन 2 चैप्टर के द्वारा जाना। इन्होंने भी हमें बहुत कुछ बताया, नेपोलियन हिल ने, कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा हम अपने जो गोल्स हैं उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम विजुअलाइजेशन अपनी हायर फ्रीक्वेंसी में रहकर और कैसे जो एफर्मेशंस हैं, आत्म सुझाव हैं, उनके द्वारा अपने गोल्स को अपने तक लेकर आ सकते हैं, कैसे खींच सकते हैं। और उसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हायर फ्रीक्वेंसी में ही वाइब्रेट करना है, हमें नेगेटिविटी की तरफ छोड़कर पॉजिटिविटी की तरफ ही जाना है। तो ये था चैप्टर नंबर 13 जो आज खत्म होता है। अब हमारे 2 चैप्टर बचे हैं, 14, 15, जो कि अब मैं आगे वेडनेसडे थर्सडे को लूंगी। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो चलिए एफर्मेशंस बोलते हैं हम सब मिलकर। मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आता है। मेरे मेरे पास बहुत पास आसानी से बहुत पैसा आसानी से आता है। पैसा आता है। मैं अमीर हूँ। मैं अमीर मैं हूँ। अमीर मैं जिस काम को भी करती हूँ उसमें लाभ ही लाभ होता है। मैं जिस मैं काम को जिस भी काम को करती हूँ, करती हूँ उससे उसमें लाभ ही लाभ लाभ ही होता लाभ है। होता है। मैं धन और प्रचुरता को आकर्षित करती हूँ। मैं धन और प्रचुरता को मैं आकर्षित धन और करती हूँ। प्रचुरता को आकर्षित करती हूँ। पैसों को लेकर मेरी सोच सकारात्मक है। पैसों को लेकर मेरी पैसों सोच को लेकर मेरी सकारात्मक है। सोच सकारात्मक है। थैंक यू सो मच। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, थैंक यू। फिर मिलते हैं वेडनेसडे को नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ थैंक बोलना यू है? दीदी, बहुत अच्छे से समझाने के लिए, और बहुत अच्छा चैप्टर था ये हाँ भी। जी, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर था, ये सब ये बुक कॉन्शियस। फिर से भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, अपने आप ही पढ़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल पढ़िएगा। क्योंकि पढ़नी ये, और वो आगे गई ना, हाँ थिंक पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग वाली। हाँ 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 हाँ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो हमने पढ़ी थी पहले। हाँ सॉरी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हाँ जी, वो भी बहुत बढ़िया बुक जोसेफ थी। मर्फी। जोसेफ मर्फी की वो भी बहुत बढ़िया बुक थी, जिसमें बहुत ये अच्छी सब अच्छी बुक हमको एफर्मेशन ऐसे थी। रिपीटेडली पढ़नी चाहिए। पढ़ते रहना चाहिए। मैजिक बुक है, ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, ये थिंक एंड ग्रो रिच है। इसको कई बार पढ़ेंगे तब वो जाकर अंदर तक बैठती है, कई बार जब पढ़ेंगे तब वो एक एक चैप्टर समझ में आता है बहुत डीपली।
तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ते रहें, और हम लोग आगे जो बुक्स पढ़ेंगे उन पे ही फोकस करते रहें, तो वो ही आगे चलते रहेंगे हम। ऐसे ही चलता रहेगा हमारा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। थैंक यू, थैंक यू।